पंचायत लग चुकी थी। इर्तज़ा और खाकान साहब के कंधे झुके हुए थे। दूसरी जानब शानवाल के होंठों पर तंज़िया मुस्कुराहट थी, एक फ़तहमंदी की मुस्कुराहट जो कुछ खान हवेली इर्तज़ा खाकान की वजह से बर्दाश्त कर चुकी थी। ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। और कुछ ही देर में मौलवी साहब भी आ चुके थे। सरपंच ने मौलवी साहब को निकाह शुरू करने की इजाज़त दी। शानवाल खान ने बिना देरी किए इस नाजुक सी लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, जिसको अभी न जाने कितने इम्तिहान देने थे। खाकान साहब मौलवी साहब को लिए एक कमरे की जानब मुड़ गए, जहाँ वो साकित जामिद सी कठपुतली की मानद बैठी थी। इसे जैसे किसी बात में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जरशे को महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठा है। ज़रा सी गर्दन मोड़ कर देखा तो अपने बाबा साईं को पाया, जिनकी गर्दन और कंधे झुके हुए थे। जरशे ने एक चुभती सुर्ख नज़र उठाकर सामने खड़े अपने भाई को देखा, जिसकी सख्त पंजी हुई मुट्ठियाँ उस बात की गवाह थी कि वो अपने ऊपर किस कदर ज़ब्त किए खड़ा है। इर्तज़ा खाकान को लगा था कि कोई उसके हाथ से उसकी ज़िंदगी छीन रहा है। लाडों से पली बहन को दुश्मनों के हवाले करना इसके लिए आसान न था, पर वो किसी तौर पर अपने बाबा साईं के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता था। जो खेल शानवाल खान इसके साथ खेल रहा था, इर्तज़ा खाकान ने खुद से अज़्म किया था कि किसी तौर इसे नहीं बख्शेगा। कुछ ही देर में निकाह पढ़ाया जा चुका था। जरशे को मालूम न हुआ कि कब उसने अपने सारे हकूक़ शानवाल खान के नाम कर दिए। वो बेजान सी गुड़िया अब हिम्मत हार चुकी थी। शानवाल खान का इंतकाम जीत चुका था। इर्तज़ा में मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि वो किसी चीज़ का सामना करता, इसलिए वो वहाँ से जा चुका था। इर्तज़ा के जाने के बाद ही वहाँ शानवाल खान अपनी मूंछों को ताव देता हुआ नज़र अंदर आया था। इसकी सीधा अपनी नई नवेली दुल्हन पर पड़ी थी, जो खौफ के ज़ेर असर अपने बाप के कंधे से वजूद में जैसे चुंटियाँ सी रेंगती हुई महसूस हुई थी। शानवाल खान के लब उसे देखकर मुस्कुराए थे, जो सुर्ख चादर ओढ़े घुट घुट कर रो रही थी। बस करो लड़की, रोना धोना, हमें अभी हवेली के लिए निकलना होगा। मेरे पास फजूल वक्त नहीं है और ये आंसू बाद के लिए बचा कर रखो। शानवाल खान के लहजे में मौजूद सर्द मेहरी महसूस करके जरशे का नाजुक सरापा सहम सा गया था। वजूद में चोटियाँ सी रेंगती हुई महसूस हुई थी। जरशे का दिल चाहा कि दहाड़े मार मार कर अपनी बेबसी पर रोए, कि अपनी तबाही पर मातम। बाप भाई के लिए तो वो कल ही मर चुकी थी, और आज सामने खड़े शख्स की आंखों में अपने लिए बेपनाह नफरत देखती वो नए सिरे से तकलीफ से दो चार हुई थी। कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है, कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है। कुछ नफ़रत भी इस कदर अज़ियतनाक होती है कि रूह तक तड़प जाती है। शानवाल खान ने इसका बाजू खाकान की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए अपनी सख्त गिरफ्त में लिया था। खाकान साहब आग उगलती नज़रों से अपनी बेटी को देखते रहे, जो रोते हुए शानवाल से अपना आप आज़ाद कराती उनके करीब आने की जद्दोजहद कर रही थी। शानवाल खान बिना इसके आंसुओं से बरसती आंखों पर तवज्जो दें इसे अपने साथ घसीटने लगा और झटके से लाकर गाड़ी में बिठाया। ये सफ़र कितना पुरलुत्फ़ होना था, ये तो कोई जरशे खाकान से पूछता, जिसने बैठे बिठाए एक पल में अपना सब कुछ गंवा दिया था। और वो कसूरवार कहाँ थी कि इर्तज़ा खाकान की बहन होना उसका कसूर था। शानवाल वक्फे से इसकी जानब देखता, जो मुसलसल रोते हुए अपनी हालत बिगाड़ चुकी थी। शानवाल खान को इस लड़की से कोई दिली लगाव न था, पर अपने साथ हुई ज़्यादती उसे किसी भी तरह की एहसास से आरी किए हुए थे। वो कोई सख्त जाबिर किस्म का इंसान नहीं था, पर इर्तज़ा खाकान की बेरहमी ने उससे इसकी सिला रहमी छीन ली थी। अगर तुम चुप न हुई तो मैं तुम्हारा मुंह अपने तरीके से बंद कराऊंगा। लड़की, मुझे सख्त उलझन है इन झूठे फरेबी आंसुओं से। ये इंसान को कमज़ोर बनाते हैं। और शानवाल खान कमज़ोर नहीं, तुम क्या समझती हो तुम्हारे रोने से मुझे तुम पर रहम आएगा? इसकी दहाड़ती आवाज़ सुनते जरशे की आवाज़ हलक में ही दम तोड़ गई थी। वो थक हार कर अपना सर सीट की पुश्त से लगा गई। दिल में दर्द की टीसें उठने लगी थी कि बाबा भाई किस हाल में छोड़ गए हैं मुझे। अब तो कोई तकलीफ़ भी मुझे
اتنی اذیت نہیں دے سکتی بابا سائیں جتنی آپ مجھے دے چکے ہیں۔ دل میں اٹھتے طوفان کو دباتے اپنی سرخ آنکھوں کو میچ گئی تھی۔ ابھی تو درد کی نئی منازل اسے طے کرنی تھی، ان خاردار راستوں کا سفر کرنا تھا جو اس کے ساتھ ساتھ روح کو بھی زخمی کرنے والے تھے۔ زرشے کے اچانک چپ ہونے پر شانوال نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں جتنی معصوم تھی اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ شانوال خان کا اس کی ذات پر کیا گیا پہلا تجزیہ تھا۔ اس نے نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مومی چہرے پر بٹکنے لگی تھی۔ وہ کوئی کمزور نفس کا مالک شخص نہیں تھا، پر اپنی ملکیت کا احساس دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ اس کے سارے آنسو بھی پوروں پر سمیٹ لے۔ دل کی لمحے بھر کے دغابازی کو شانوال خان نے سر جھٹکتے ہوئے خود سے دور کیا اور واپس سے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔